हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो चैप्टर 9 कर रहे थे हम, जिसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं इसको पॉइंज़ोट सेंट्रल एक्सिस इक्वेशन तक। तो जितने भी मैंने अब तक वीडियोस अपलोड किए हैं 2 या 3, आप उनको देख लेना। अभी जो हम कर रहे हैं उसको करने से पहले आपको वो आना ज़रूरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने इस चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, फोर्सेज इन 3 डायमेंशन। तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, उसमें आपको सिर्फ इसी चैप्टर की वीडियोस मिलेंगी। आप फर्स्ट वीडियो को चलाना और अपने आप ही फर्स्ट वीडियो खत्म होने के बाद ही सेकंड वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी अगर आप प्लेलिस्ट को चलाएंगे तो। ठीक है, ओके। सो देखो, अभी हम इस वीडियो में करेंगे ये 2 छोटे छोटे हमारे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल ईजी हैं, इसको करेंगे। फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एक्सिस का वर्किंग रूल, और फिर हमारा इसका कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा 9 चैप्टर का। सिर्फ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल रह जाएंगे। तो मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करवाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। देखिए, ये आर्टिकल है टू डिटरमाइन द कंडीशंस इन ऑर्डर दैट अ जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन स्पेस रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स। इसमें क्या करना है, फोर्सेस स्पेस में है, स्पेस में अगर फोर्सेस हैं तो आप उसको सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे कपल क्या है, कपल जीरो है। अभी तक हमने देखा कि हम किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल फोर्स में अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ कपल, बट यहाँ पे मूवमेंट ऑफ कपल नहीं है। इट मीन्स मूवमेंट ऑफ कपल जीरो है, आपको सिर्फ उसको एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना है। तो आपने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया O, जिसमें आपने OA पे तो रिजल्टेंट फोर्स R ले लिया, सिंगल फोर्स R ले लिया, और OD पे आपका मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ मूवमेंट एक्ट कर रहा है G। ये आपने यहाँ पे लिख दिया। लेट O बी एन आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट, द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल force R acting at point O along OA together with a couple of moment G about axis OD. Let theta be the angle between the direction AO of force R. आपने इनके बीच में एंगल क्या ले लिया, थीटा, and the axis OD, OA और OD के बीच में. If X, Y, Z are the components of force R and L, M, N are the components of G in the direction of axis, then the direction, देखो अब इसके कंपोनेंट्स तो आपने क्या ले लिए, आर के कंपोनेंट्स तो ले लिया आपने एक्स, वाई एंड जेड, और जी के कंपोनेंट्स ले लिया आपने एल, एम एंड एन। तो हमने फर्स्ट आर्टिकल में देखा था कि हम इनकी डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे देखो बताई थी ना, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के। अगर हम इनकी बात करें तो एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, और अगर एल एम एन वाले की बात करें तो एल बाई जी, एम बाई जी, एन बाई जी हमने निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि ओ ए के लॉन्ग डायरेक्शन कोसाइन तो क्या हो जाएंगे, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, और ओ डी के लॉन्ग डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, एल बाई जी, एम बाई जी एंड एन बाई जी। अब जब यहाँ पे थीटा की बात हो रही है तो हम क्या निकालेंगे, थीटा इसके बीच में एंगल है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं एल एल वन प्लस एम एम वन प्लस एन एन वन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एल एम एन का काम ये कर रहे हैं, एल वन एम वन का काम ये कर रहे हैं, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाई जी इंटू एक्स बाई आर प्लस एम बाई जी इंटू वाई बाई आर प्लस एन बाई जी इंटू जेड बाई आर। यहाँ से जी आर को मैं एलसीएम ले सकती हूँ, और ऊपर क्या बन जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, तो उस जी आर को वहाँ भेज दिया। तो जी आर कोस थीटा इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो ये आ गया। अब देखो, हमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस को सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना है। सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें आर होना चाहिए। जी कोस थीटा क्या है, जी कोस थीटा मूवमेंट ऑफ कपल है, तो इसका मतलब उसके अंदर कपल नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फोर्स होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, अगर आर कोस थीटा जीरो हो जाए किसी तरह तो मेरे थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब आर कोस थीटा जीरो कैसे होगा, आर कोस थीटा जीरो कब होगा, जब कोस थीटा जीरो होगा। अब कोस थीटा जीरो कब होगा, जी यहाँ पे जी है, जी कोस थीटा जीरो कब होगा, जब कोस थीटा जीरो होगा। और कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा क्या होता है 90। थीटा 90 का क्या मतलब है, देखो ये एंगल अगर आपका थीटा, जो ये थीटा है, ये एंगल अगर आप परपेंडिकुलर बन जाए, ये एंगल अगर आपका 90 बन जाए, तो जो आपका कपल है वो इसमें से खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आर बचेगा। और ये थीटा बन, कोस थीटा कितना आ गया 90, कोस 90 कितना होता है जीरो, तो ये टर्म क्या बन गई, पूरी जीरो। तो क्या आ गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम किस में रिड्यूस हो गया, अब सिंगल फोर्स आर में रिड्यूस हो गया, इसके अंदर कपल नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई कंडीशन हो जिसमें हमें फोर्स को सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना हो सिस्टम ऑफ फोर्सेस को, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू जीरो। इसके अंदर कोई कपल नहीं है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इनवेरिएंट्स। इनवेरिएंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज, ऐसी वैल्यू जो वेरी
ना करे, जो चेंज ना हो, किसी भी चीज़ पे वो डिपेंड नहीं है। मतलब कि जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि वो ओरिजिन और एक्सिस पे डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब ओरिजिन चाहे कुछ भी हो, एक्सिस चाहे कुछ भी हो, वो चेंज नहीं होगी। अब वो क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं हम। टू शो दैट द क्वांटिटीज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, यानी कि ये वाली क्वांटिटी, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमने जो रिजल्टेंट लिया था वो क्या था, आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट था ना। देखो ये जब भी हमने निकाला था तो ये था ना। तो यहाँ पे इन क्वांटिटीज की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और साथ में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ये कह रही है कि ये शो करो कि ये क्वांटिटी क्या है, इनवेरिएंट है। इसका मतलब ये चेंज नहीं होती फॉर एनी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज वट एवर ओरिजिन एंड एक्सिस में बी चूज, कि आप कोई भी ओरिजिन ले लो, आप कोई भी एक्सिस ले लो, ये दोनों क्वांटिटी इनवेरिएंट्स रहेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो भी आर्टिकल किया ना, हमें वही करना पड़ेगा। जैसे यही डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी कि आर के कंपोनेंट्स क्या है, एक्स वाई जेड है, और जी के कंपोनेंट्स क्या है, एल एम एन है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ ए एक्स बाई आर वाई बाई आर जेड बाई आर, और अलोंग ओ डी एल बाई जी एम बाई जी एन बाई जी, और कोस थीटा भी हमने निकाला था, वो कितना निकाला था ये। तो इसमें तो हमने इसको ज़ीरो प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसको शो करना था, बट हमें इसमें ऐसी कोई चीज़ शो नहीं करनी, तो इसमें हम इसको ज़ीरो नहीं रखेंगे, हमारी वैल्यू इतनी आई थी। अब देखो जो फोर्सेस हैं उसको आपको फोर्सेस किस में रिड्यूस हो सकते हैं, आर में, और टुगेदर विद द कपल जी कोस थीटा सच दैट द एक्सिस ऑफ कपल कोइंसाइड। अब देखो हमने एक बात पढ़ी थी सेंट्रल एक्सिस की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो सेंट्रल एक्सिस होती है वो हर एक सिस्टम के लिए यूनिक होती है। यूनिक होती है तो मतलब उसकी एक वैल्यू होती है। अब जो ये चीज़ थी, ये मैंने आपको क्या बताया था कि जी और आर कोस थीटा एक ही लाइन पे वेरी कर रहे हैं, जी और आर कोस थीटा एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंट्रल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि सेंट्रल एक्सिस यूनिक होती है, यानी एक ही होती है, एक ही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आर और जी कोस थीटा कैसे हो गए, इनवेरिएबल हो गए। वो यूनिक है वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेंट्रल एक्सिस अगर यूनिक है तो सेंट्रल एक्सिस के कंपोनेंट भी तो यूनिक होंगे, तो आर और जी कोस थीटा भी आपके क्या बन जाएंगे, इनवेरिएबल बन जाएंगे। अगर आर और जी कोस थीटा इनवेरिएबल बन गए तो ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या बन जाएगी, इनवेरिएबल बन जाएगी। कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, पर ये ऐसे ही है। अब आगे दे रखा है कि अगर आपका आर इनवेरिएबल बन जाए, मतलब कि आर चेंज ना हो। अब आर की वैल्यू क्या होती है, आर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की इक्वल होता है ना, अंडर द रूट की अगर मैं बात करूं। तो आर की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, इसकी इक्वल होती है। अगर आर चेंज नहीं होगा तो ये चेंज नहीं होगा, और जी कोस थीटा चेंज नहीं होगा तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि जी कोस थीटा किस पे लाई कर रहा है, हमारा सेंट्रल एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। अगर जी कोस थीटा चेंज नहीं होगा तो ये चेंज नहीं होगा। अब अगर ये दोनों क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही तो हमें क्या शो करना था कि जो फोर्सेज हैं, दस फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज रेंच इज यूनिक। हम यहाँ पे रेंच को यूनिक शो करना चाह रहे थे कि अगर ये दोनों क्वांटिटीज इनवेरिएबल हैं तो इसका मतलब क्या है, जैसे सेंट्रल एक्सिस यूनिक है वैसे ही आपका रेंच भी क्या है, यूनिक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसी डायग्राम पे बेस्ड था, इसी आर्टिकल पे बेस्ड था, तो इसको आप पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। हो सकता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको आना चाहिए, पढ़ लेना ज़रूर। अभी जो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। वो टॉपिक क्या है, वर्किंग रूल फॉर सेंट्रल एक्सिस। मतलब यहाँ पे आपको इक्वेशन निकालनी बताई हुई है, बट हम सीधा वर्किंग रूल करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। जो भी मैंने आपको समझाया, अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।